अच्छा, अब एक बार मेरे को ये बता दीजिए, वी हैव स्टार्टेड द लेक्चर नाउ, कि आप अभी जितने लोग प्रेजेंट हैं उसमें से डेसिबल स्केल के बारे में मैंने पिछले क्लास में जो एक्सप्लेन किया था, वो किसी भी कारण से अगर नहीं क्लियर है या फिर आप पिछले क्लास में नहीं थे तो एक बार आप बता दीजिए। आई विल क्विकली ब्रीफ यू थ्रू डेसिबल स्केल वंस अगेन। सर मैं नहीं था। अच्छा, तो मैं भी नहीं था। से डेसिबल स्केल एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और क्योंकि अब आगे वाला जो टॉपिक है जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो पूरा डेसिबल के ऊपर है, तो जब तक आपको डेसिबल पता नहीं होगा तब तक आप आगे का आज का लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। सो वंस अगेन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डेसिबल स्केल। पहली बात मैंने आपको ये बताई थी, या अब आप नई तरीके से सुन लो इसको, कि किसी भी चीज को डेसिबल में मेजर किया जा सकता है। और डेसिबल क्या चीज है? वो एक यूनिट है। और जिस तरह से अपन लंबाई को नापने के लिए मीटर एक यूनिट ले लेते हैं, सेंटीमीटर एक यूनिट ले लेते हैं, मिलीमीटर, कई सारे लंबाई के यूनिट्स हैं। टाइम को नापने के लिए सेकंड्स हैं, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हम लोग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेल लेबोरेटरीज ने एक डेसिबल स्केल इस्तेमाल की और कहा कि ये डेसिबल स्केल जो है ये हम किसी भी चीज को नापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी किसी भी चीज को नापने के लिए डेसिबल चाहिए तो आप डेसिबल का यूज कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि डेसिबल स्केल है क्या। सपोज मेरे पास में एक रेफरेंस लेंथ है एल, और इसको मैं रेफरेंस लेंथ लिख रहा हूं एल रेफरेंस, और ये है 2 मीटर। कुछ भी हो सकता है, जो रेफरेंस एक आपको लेना पड़ेगा डेसिबल स्केल बनाने के लिए, और वो रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। तो अभी आप ये पूछोगे कि तो आपने ये 2 मीटर एक लेंथ का रेफरेंस किस रीजन से माना? इसका रीजन ये हो सकता है कि मेरे पास खूब सारे लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं, लंबे लंबे लकड़ी के तने पड़े हैं, और उन सबको मैं डेसिबल में उनकी लंबाई नापना चाहता हूँ, मीटर में नहीं नापना चाहता। मैं डेसिबल में नापना चाहता हूँ। किसको? लंबाई को। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग और इंट्रिगिंग, बट जैसा कि मैंने कहा, डेसिबल आप किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कर सकते हैं। लंबाई, समय, ऊंचाई, फ्रीक्वेंसी, प्रेशर, इंटेंसिटी, पावर, हर चीज को डेसिबल में मेजर किया जा सकता है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि डेसिबल में कैसे मेजरमेंट होती है। सबसे पहले जिस चीज को आप डेसिबल में नापना चाहते हैं, तो अभी मैं डेसिबल में किसको नापना चाहता हूँ? लेंथ को नापना चाहता हूँ। मैं ये एक चीज की एक तना पड़ा है मेरे पास, ऐसे ही वो पेड़ काटा गया था सपोज, और ऐसे एक टेढ़ा मेढ़ा एक तना है मेरे पास, और इसकी लंबाई मैंने नापी, तो मीटर में इसकी लंबाई आई L = 3 मीटर्स। लेकिन मेरे को इससे संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैंने ये पहले से तय कर लिया है कि मेरे को लंबाई डेसिबल में चाहिए। ठीक है, तो 3 मीटर लंबाई कितने डेसिबल है, ये नापने के लिए सबसे पहले आपको एक रेफरेंस लंबाई लेनी पड़ेगी। अब आपने रेफरेंस लंबाई 2 मीटर क्यों लिया? क्योंकि आपके पास में सपोज आपकी फैक्ट्री में, कोई लकड़ी की फैक्ट्री है शायद, और उस फैक्ट्री में इस तरह के जो तने पड़े हैं, इन तनों में सबसे छोटा जो तना था वो 2 मीटर का था। यानी 2 मीटर से छोटा कोई तना आपके पास है ही नहीं। तो आपने क्या कहा कि भाई अब चूंकि मेरे पास जितने भी तने पड़े हुए हैं, जितने भी लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए हैं, उनमें सबसे छोटा मेरा 2 मीटर वाला है, तो 2 मीटर को रेफरेंस मान लो। तो रेफरेंस अपन जनरली किस चीज को बनाते हैं डेसिबल स्केल में? जो सबसे छोटा होता है उसको अपन रेफरेंस मान लेते हैं। हालांकि आप किसी भी चीज को रेफरेंस मान सकते हो। अगर आपके मन में ख्याल आता है कि क्या मैं सबसे बड़ी वाली को रेफरेंस बना सकता हूँ क्या? बिल्कुल बना सकते हो, आपकी इच्छा है। तो एक चीज को रेफरेंस बनाना पड़ेगा, और जनरली हम सबसे छोटे वाले को रेफरेंस बना लेते हैं। तो अभी उस लकड़ी के कारखाने में चूंकि 2 मीटर का जो लट्ठा पड़ा था वो सबसे छोटा था, तो उसको अपन ने रेफरेंस मान लिया 2 मीटर। अब आप ये जानना चाहते हो कि बाकी के जितने लट्ठे हैं, वो हो सकता है कोई 3 मीटर का है, कोई 4.5 मीटर का है। तो इस तरह से हजारों लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं कारखाने में, जो कि 2 मीटर से ऊपर है जिनकी लेंथ।
अब अपना ओरिजिनल टास्क क्या था? मैंने ये कहा कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी लेंथ है 3 मीटर। विशाल, आपका माइक्रोफोन ऑन है। तो अब ये लकड़ी का टुकड़ा है 3 मीटर का। अब ये बताओ कि ये 3 मीटर की लंबाई डेसिबल में कितनी है, अगर रेफरेंस लंबाई 2 मीटर है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो लेंथ टू बी मेजर्ड डिवाइडेड बाय रेफरेंस लेंथ, पहले तो ये रेशियो लेना है। फिर इस रेशियो का लॉगरिथम टू बेस 10 लेना है, और इस चीज को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। ये है डेसिबल स्केल, बस ये काम करना है। अब देखो, सबसे पहली चीज तो आपने देखी, ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपकी? 3 मीटर। और रेफरेंस लेंथ कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, तो अब आपका कैलकुलेशन कैसे हो गया? डेसिबल में 10 log 3/2। इसको आप कैलकुलेटर यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये ध्यान रखना है कि ये log टू बेस 10 है। लॉगरिथम के बेस कितने भी हो सकते हैं, 1 से लेकर के खूब सारे बेसिस बना सकते हो आप, इवन फ्रैक्शनल बेसिस भी हो सकती है। तो log टू बेस 10 है, ये याद रखना है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, उतने डेसिबल इसकी लंबाई हो जाएगी। तो डेसिबल स्केल आपने समझ लिया है। ये समझ लिया कि डेसिबल को कैसे बनाया जाता है और कहाँ पर बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जा सकता है। डेसिबल किसी भी चीज के लिए बनाया जा सकता है। तो अब अपनी बात यहाँ से चालू हुई थी पिछले कुछ क्लासेस में कि हम लोग साउंड का क्या क्या मेजर कर सकते हैं। साउंड की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं, साउंड का प्रेशर मेजर हो सकता है, साउंड की इंटेंसिटी मेजर हो सकती है, और साउंड का पावर मेजर हो सकता है। और बाद में फ्यूचर में जब ये साउंड इंजीनियरिंग जब डेवलप हुई, तो ये डिसाइड किया गया कि प्रेशर, इंटेंसिटी और पावर, इन तीनों को डेसिबल में नापा जाएगा। इनको, पावर की एक्चुअल यूनिट क्या है? वॉट्स है। इंटेंसिटी की एक्चुअल यूनिट क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर है। और प्रेशर की एक्चुअल यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डेसिबल स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो प्रेशर, इंटेंसिटी और पावर, इन तीनों को अब से अपन डेसिबल में नापेंगे। और पूरी दुनिया आज भी इसको डेसिबल में ही नापती है साउंड के लिए। ठीक है, अदरवाइज जैसे कहीं पे पानी का प्रेशर नापना हो तो वहां पे आप डेसिबल लेकर के नहीं आओगे, हालांकि ला सकते हो मगर वहां पे जरूरत नहीं। फ्रीक्वेंसी को सरप्राइजिंगली जो कि नप सकती है, और उसकी यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी के लिए कोई डेसिबल यूज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में ही छोड़ दिया है। इन सब का कारण है कि क्यों भाई, प्रेशर के लिए आप डेसिबल लेके आ रहे हो, इंटेंसिटी के लिए और पावर के लिए भी डेसिबल लेके आ रहे हो, और फ्रीक्वेंसी को क्यों छोड़ दिया? फ्रीक्वेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, साउंड की फ्रीक्वेंसी पे तो सब कुछ निर्भर करती है। बट द रीजन फॉर दिस विल बी क्लियर इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। ठीक है, तो डेसिबल स्केल कैसे बनाना है, ये चीज क्लियर हो गई क्या आपको? और ये भी क्लियर हो गई कि डेसिबल आप किसी भी चीज के लिए बना सकते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब देखो, अगर ए एनीथिंग है, एनीथिंग लिखा है मैंने यहाँ पे, यानी कि किसी भी चीज का डेसिबल बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले तो आप जिस चीज को डेसिबल में नापना चाहते हो उसका एक रेफरेंस आपको मानना पड़ेगा। फिर जो चीज नापी जा रही है उसको उसके रेफरेंस से डिवाइड करो, तो ये ऑटोमेटिकली डायमेंशनलेस हो जाएगी। फिर उसके बाद log टू बेस 10 लो, तब ये तो हो गई बेल। और इस log टू बेस 10 ए बाई ए रेफरेंस को अगर 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको देता है उस क्वांटिटी का डेसिबल। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अपन को प्रेशर, इंटेंसिटी और पावर, इन तीनों के डेसिबल बनाने हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का
डेसिबल नहीं बनाना। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि ऐसा क्यों किया। भाई जब फ्रीक्वेंसी का भी डेसिबल बना सकते हो तो क्यों नहीं बना रहे। चार चीजें हैं जो साथ में साउंड की नापी जाती है, उनमें से तीन का तो आप डेसिबल बनाना चाहते हो और बना भी रहे हो, और पूरी दुनिया उस पर चल रही है, और फ्रीक्वेंसी को अकेला आपने छोड़ दिया है। इसका रीजन है, इसका रीजन है कि ह्यूमन इंटरप्रिटेशन में इनकी रेंजेस क्या आती है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ये आपको एज अ जनरल नॉलेज मैंने पिछली क्लासेस में समझाया था। 15 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 से ऊपर अल्ट्रासोनिक हो जाती है, 15 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासोनिक हो जाती है। अब मेरे को कोई एक जना माइक्रोफोन ऑन करके बताओ कि अगर मैं 15 सिर्फ एक नंबर लिखूं, फिर 15 पॉइंट समथिंग कुछ चले, 16, 17, 18, 19, फिर ऐसे करते करते 20,000 तक आ ही जाओगे। क्या ये बहुत बड़ी रेंज है क्या? क्या ये इतनी बड़ी रेंज है क्या जिसको कि मतलब अकल्पनीय रूप से विशालकाय रेंज है क्या ये कोई? 15, 16, 17 ठीक है, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, बस खत्म। इट्स नॉट अ वेरी बिग रेंज। ठीक है, तो जहां पे हर्ट्स की बात आती है या फ्रीक्वेंसीज की बात आती है, वहां पर रेंज कोई खास बड़ी नहीं है, जो कि ह्यूमन ऑडिबल रेंज में आती है। लेकिन अब कॉन्ट्ररी टू दैट, कॉन्ट्ररी टू दैट आप ये देखो कि ह्यूमन हियरिंग के अंदर प्रेशर की रेंज कितनी है। अच्छा, 0.00002, इसको अगर मैं ऐसे इंजीनियरिंग नोटेशन में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁵ ठीक है ना? ये सही है क्या? क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? यस सर। तो प्रेशर का जो आभास है ह्यूमन बींग्स के लिए, वो 2 × 10⁻⁵ पास्कल से तो शुरू होती है। यानी कि इतनी छोटी सी प्रेशर भी ह्यूमन ईयर आभास में ले सकता है, और ये चलती है इधर से लेकर के 200 पास्कल तक। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये रेंज छोटी है या बड़ी है? जी बढ़िया। ये सिर्फ बड़ी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। इट्स अ वेरी बिग रेंज ऑफ नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर्स। उसी तरीके से इंटेंसिटी का आभास जो ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, वो और भी ज्यादा बड़ी रेंज है। जस्ट इमेजिन, इफ यू थिंक दैट 2 × 10⁻⁵ is an extremely small number, how much small should 10⁻⁻12 be? ये और भी छोटी हो गई। और ये 10⁻⁻12 का मतलब 0.11 बार जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 जीरो लिख करके फिर एक आएगा। तो इतनी छोटी वैल्यू से 10 तक अगर चलो, अगेन दिस बिकम्स एन एक्सट्रीमली लार्ज रेंज। तो आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी की रेंज तो कम है, प्रेशर की रेंज बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी की रेंज बहुत ज्यादा है, और उसी तरीके से अगर पावर की बात करो, एक यूनिट पावर भी तो थी ना आपकी, 4 यूनिट्स को मेजर करने की बात हुई थी। प्रेशर, इंटेंसिटी, पावर और फ्रीक्वेंसी। पावर की जो रेंज है ह्यूमन ऑडिबल रेंज के अंदर, वो भी 10⁻⁻12 से लेकर के बहुत हाई नंबर्स तक चलती है। तो पावर की भी बहुत बड़ी रेंज हो गई, प्रेशर की बहुत बड़ी रेंज हो गई, इंटेंसिटी की बहुत बड़ी रेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी की रेंज छोटी है। तो यानी फ्रीक्वेंसी के लिए आपको कोई दूसरे यूनिट की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो मात्र 15 हर्ट्ज से लेकर के बस 20,000 तक चलती है। दिस इज नॉट अ बिग डील। तो इस कारण साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि भाई कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी की बात करनी होगी तो आप तो हर्ट्ज में बता देना कितना है, 15 से 20,000 के बीच के हर्ट्ज की बात हो रही होगी, वी विल मेक यूज ऑफ दैट। लेकिन पावर, प्रेशर और इंटेंसिटी के लिए इन्होंने 3 नई यूनिट्स बना दी। अब अपन ये सीखने जा रहे हैं। अब ये तो आपने समझ लिया कि क्यों बनाई है ये डेसिबल यूनिट,
ये डेसिबल यूनिट जो है, ये जो आपने मैथमेटिकल कन्वर्जन देखा ना, ये आपने समझ तो लिया कि भाई डेसिबल कैसे बनाते हैं, लेकिन इसके पीछे खासियत क्या है? इसके पीछे खासियत ये है कि आप जब ये कन्वर्जन कर लोगे, उसका log टू बेस 10 इंटू 10 और a बाई ए रेफरेंस कर लोगे, ये इन्होंने काफी तहकीकात करके, एक्सपेरिमेंट करके, हिट एंड ट्रायल करके फाइनली इसके ऊपर डिसाइड किया है। तो इस कन्वर्जन से, इस डेसिबल कन्वर्जन से होता क्या है, ये जो बहुत लंबी सी जो रेंज है, ये एक छोटी सी रेंज में कन्वर्ट हो जाती है। सो इफ यू सी कि 0.0002 कितने डेसिबल है और 200 कितने डेसिबल है, इसको कन्वर्ट करके देखना, तो डेसिबल की रेंज में ये छोटी रेंज बन जाएगी। अब इसको समझना और डील करना और हैंडल करना आसान है। उसी तरीके से ये जो छोटी वैल्यू है इंटेंसिटी की, और ये जो फाइनल वैल्यू है इंटेंसिटी की ह्यूमन रेंज में, इन दोनों को अगर डेसिबल में कन्वर्ट करके देखोगे, तो ये डेसिबल में एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं पाए जाएंगे। दे विल बी अ स्मॉल रेंज। तो अगर आपके पास में, इफ यू हैव अ वेरी बिग रेंज ऑफ क्वांटिटीज टू डील विथ, then it is an intelligent or good decision to convert it into a decibel scale, so that you will have to deal with a smaller range of values. ये रीजन है डेसिबल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने का और यूज करने का। तो वापस से मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ, आपने अभी क्या समझा और क्या देखा। फ्रीक्वेंसी की रेंज कोई बड़ी नहीं है, तो इसलिए उसको डेसिबल की जरूरत नहीं है। प्रेशर, इंटेंसिटी और पावर, इन तीनों की ह्यूमन ऑडिबल रेंज जो है, ये बहुत लार्ज है, यानी कि बहुत लार्ज रेंज में इनकी वैल्यूज फैली हुई है। तो उस रेंज को छोटा करने के लिए डेसिबल का यूज किया गया है। और ये जो मैथमेटिकल कन्वर्जन है, ये किसी भी रेंज को श्रिंक कर देती है। दिस इज द रीजन फॉर द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ डेसिबल। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, और पहले से ही मैंने एक्सप्लेन करता आ रहा हूं, कि डेसिबल स्केल जो है किसी भी चीज के लिए यूज की जा सकती है, लेकिन आपको ये भी माइंड में रखना है कि साउंड का प्रेशर, साउंड की इंटेंसिटी और साउंड के पावर को छोड़ करके ये दुनिया किसी और चीज का डेसिबल बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखती। या फिर जो टेक्निकल कम्युनिटी है, वो डेसिबल सिर्फ इन तीन चीजों के ही बनाती है: साउंड के प्रेशर का, साउंड की इंटेंसिटी का और साउंड के पावर का। सिर्फ इन तीन चीजों का ही डेसिबल इस संसार में पाया जाता है। या फिर लोग जो है सिर्फ इन तीन चीजों का ही डेसिबल बनाते हैं और यूज करते हैं। और बाकी चीजें जैसे लंबाई, चौड़ाई, हाइट, समय, फ्रीक्वेंसी, इनके भी डेसिबल बन सकते हैं, लेकिन कभी भी बनाते नहीं हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक है? तो अब से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डेसिबल कहीं पर भी सुनाई दे तो आपका पहला क्वेश्चन आना चाहिए, डेसिबल किसका डेसिबल बोल रहे हो? पावर का डेसिबल है, प्रेशर का डेसिबल है, या इंटेंसिटी का डेसिबल है? इन तीनों के डेसिबल हो सकते हैं। ठीक है? यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है। अब अपन आते हैं, एक एक चीज को लेते हैं। सबसे पहले पावर लिया और बोला कि भाई अब हम पावर को डेसिबल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है? तो पावर को डेसिबल में कन्वर्ट कर देते हो जब, तो उस क्वांटिटी को कहते हैं SWL, जिसका नाम है, S स्टैंड्स फॉर साउंड, W स्टैंड्स फॉर पावर। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इधर यहाँ पर P क्यों नहीं यूज कर लिया, पावर के लिए P ज्यादा अच्छा रहता। क्योंकि आपको ये पता है कि प्रेशर के लिए भी आपको एक लेवल डेवलप करनी है, एक डेसिबल स्केल डेवलप करना है, तो SPL जो है वो साउंड प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। अब चूंकि प्रेशर भी P से स्टार्ट होता है और पावर भी P से स्टार्ट होता है, तो ये लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अपन पावर के लिए वॉट्स का जो W है वो यूज कर लेते हैं, और प्रेशर के लिए P यूज कर लेते हैं, और लेवल जो है वो L से स्टार्ट होगा। तो साउंड पावर लेवल क्या चीज है? कभी भी अगर आपको कोई बोले साउंड पावर लेवल बताओ, तो इसका मतलब है कि आपसे साउंड के पावर की डेसिबल मांग रहा है वो। ठीक है? सो साउंड पावर लेवल इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज SWL। और उसको कैसे करेंगे? किसी भी जगह पे या किसी साउंड सोर्स की कितनी वॉट्स ऑफ पावर जनरेट हो रही है, डिवाइडेड बाय पावर की रेफरेंस वैल्यू, इस रेशियो का log टू बेस 10, और इस पूरे प्रोडक्ट का मल्टीप्लाइड बाय 10। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है L सफिक्स W।
तो अब आपको अगर ये फॉर्मूला दिखाए बिना और आउट ऑफ द ब्लू कभी भी कोई ये चीज लिख करके दे दे SWL, तो समझ लेना ये क्या चीज है, साउंड पावर लेवल। साउंड पावर लेवल क्या है? साउंड पावर लेवल साउंड के पावर का डेसिबल है और कुछ भी नहीं है। डेसिबल बनाने का फॉर्मूला आप लोगों के पास में है ही। SWL को L सफिक्स W से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और वो बेसिकली डेसिबल के फॉर्मूले से बना लिया जाता है। अब चूंकि आपको ये पता है कि एक रेफरेंस वैल्यू चाहिए, तो आपने क्या किया, आपने ये पूछा कि भाई ह्यूमन बीइंग्स सबसे छोटी कौन सी साउंड पावर को आभास कर सकते हैं। उसका जवाब है 10⁻⁻12 की जो साउंड पावर है उससे कम ह्यूमन बीइंग्स जनरली आभास नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोला कि भाई सबसे छोटी वैल्यू यही है ना, तो इसी को रेफरेंस बना लो। तो अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर आपको किसी भी साउंड पावर का डेसिबल बनाना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 10⁻⁻12 साउंड पावर की रेफरेंस वैल्यू है। तो अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक जगह पे लाउड स्पीकर बज रहा है, उस लाउड स्पीकर की जो आउटपुट है वो हो रही है 12 वॉट्स पे। कितने डेसिबल SWL है, कैलकुलेट करके बताइए। इफ एनीबडी ऑफ यू कैन प्लीज टेक द पेन ऑफ गेटिंग अ कैलकुलेटर, calculate the decibel or SWL of a sound source which is emitting sound power at 12 watts। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या करने का है, ये फॉर्मूला लेके आना है एल डब्ल्यू मतलब डेसिबल में साउंड पावर लेवल या SWL मिल जाएगी आपको। 12 वॉट्स आपके सोर्स की पावर है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये W हो गया 12, तो 12 डिवाइडेड बाय W रेफरेंस। अब हमेशा के लिए फिक्स हो गई है आपके लिए, कभी भी SWL निकाल रहे हो तो W रेफरेंस इज 10⁻⁻12। तो जो मेजर हो रही है वो तो है 12 वॉट्स डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12। अब क्या करोगे, इस क्वांटिटी का log टू बेस 10 करोगे 130। और इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से। ये आ जाएगी आपकी L सफिक्स W या फिर SWL। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये कैलकुलेशन किया क्या आपने? 130.7। एक सेकेंड। 120.7। 130.7 आ रहा था। ठीक है, 130 समथिंग कुछ आ रहा है आपका। यस सर। तो आपका आंसर क्या हुआ? आपसे ये पूछा गया था कि एक साउंड सोर्स है जो कि 12 वॉट्स पर साउंड एमिट कर रही है, लेकिन पावर हमको 12 वॉट्स जो है वो ये मान के चलो कि 10⁻⁻12 से लेकर के लेटस से 100 वॉट्स, कितने पता नहीं कितने अननोन वॉट्स तक आपकी बहुत बड़ी रेंज में वैल्यूज अवेलेबल है। तो 12 वॉट एक हाई हाई पावर है, लो पावर है, इसका अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने दुनिया जहान के लंबे चौड़े सीरीज में से एक नंबर निकाल के दे दिया। तो आपने बोला कि नहीं नहीं भाई मेरे को डेसिबल में बताओ कितनी पावर आ रही है। तो आपने बोला कि ठीक है, पावर की डेसिबल मांग रहा है तो इसका मतलब SWL मांग रहा है, SWL मतलब LW, और उसका फॉर्मूला ये है। तो आपने 12/10⁻⁻12 log 10 इंटू 10 किया, तो आपके पास में आ गया लेटस से 130 डेसिबल्स। दिस इज हाउ द पावर इज कन्वर्टेड इनटू डेसिबल्स। ये आपने करके देख लिया, अब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी हो गया है हाउ टू कैलकुलेट इट। ठीक है, नाउ वी कैन क्विकली मूव टू द कन्वर्जन ऑफ इंटेंसिटी इनटू डेसिबल्स। जिस तरह से साउंड पावर लेवल थी उसी तरह से साउंड इंटेंसिटी लेवल। अब इसको तो एब्रीविएशन बनाना आसान है, साउंड का S, इंटेंसिटी का I, लेवल का L।
ठीक है। साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या है ये? जिस तरह से पावर को डेसिबल में कन्वर्ट किया था, उसी तरीके से साउंड की इंटेंसिटी को भी डेसिबल में कन्वर्ट कर दो। ये बहुत आसान है, आप समझना। किसी भी जगह पे इंटेंसिटी आपको दे दी जाए कि भाई इतने वॉट पर मीटर स्क्वायर है, तो उसकी रेफरेंस आई वैल्यू कितनी है ये भी याद रख लो। और याद रखना आसान है, 10⁻⁻12। मैग्नीट्यूड में वही है जो पावर का रेफरेंस है, यूनिट अलग है। पावर का तो 10⁻⁻12 वॉट्स है, इंटेंसिटी का 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी आप कोई एग्जांपल भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आई डिवाइडेड बाय आई रेफरेंस, ये याद रखना है। आई रेफरेंस इज 10⁻⁻12, उसका log टू बेस 10 लिया, 10 से मल्टीप्लाई किया। और जिस तरीके से साउंड पावर लेवल को या SWL को L सफिक्स W लिखते थे, तो साउंड इंटेंसिटी लेवल को कैसे लिखते हैं? L सफिक्स स्मॉल आई। ये है आपका साउंड इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? साउंड पावर लेवल का सर मतलब, हाँ, सर ये रेफरेंस हमेशा एक ही रहेगा? ये फिक्स रहेगा। ये पूरे संसार में हर केस में कांस्टेंट है। सर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है क्या इस चैप्टर से? 100% आता है, इसीलिए आपको ये सिखा रहे हैं अभी से। न्यूमेरिकल ही अधिकतर पूछा जाता है, और इसीलिए आपकी तैयारी करा रहे हैं ये जो मैथमेटिकल पार्ट है इसका। ठीक है, तो आई रेफरेंस याद रखना है, ये कांस्टेंट है। ओके। डब्ल्यू रेफरेंस याद रखना है, ये कांस्टेंट है। दोनों एक ही वैल्यू है, 10⁻12, 10⁻12, याद रखना आसान है आपके लिए। ठीक है, तो एल आई या साउंड इंटेंसिटी लेवल अगर बनाने को कहे आपसे, भाई इंटेंसिटी दे दे आपको वॉट पर मीटर स्क्वायर में, और बोले कि भाई मेरे को डेसिबल में बताओ इंटेंसिटी। डेसिबल में इंटेंसिटी मांगने का मतलब साउंड इंटेंसिटी लेवल मांग रहा है वो, या फिर एल सफिक्स आई मांग रहा है। ठीक है, अब एक दूसरी चीज, एक दूसरा फॉर्मूला और आपको याद रखना है, वो है कि साउंड की इंटेंसिटी जो है उसको प्रेशर के रूप में अगर लेके आना हो तो वो कन्वर्जन कैसे करें? आपको ये पता है कि साउंड की इंटेंसिटी जो है वो क्या है? आप किसी सोर्स की साउंड पावर लेके आ जाओ, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, और इसी कॉन्सेप्ट के कारण आपकी जो यूनिट है वो बन जाती है वॉट्स फॉर पावर, और सरफेस एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए इंटेंसिटी की यूनिट वॉट्स पर मीटर स्क्वायर हो जाती है। अब इसके साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और आपको पता होनी चाहिए कि इंटेंसिटी जो है वो कौन से सरफेस एरिया पे नापी जाती है। अब ये देखो, जैसे एक आदमी है जो यहाँ पर, या उस आदमी का मुंह है, उस आदमी के मुंह से साउंड निकल रही है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं है कि आप एक रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया को इमेजिन कर लो और बोलो कि भाई हाँ, अब इसमें से पास होगी साउंड पावर, तो साउंड पावर को डिवाइड कर लो किससे? इस रेक्टेंगल के एरिया से। ये गलत कॉन्सेप्ट है, और कई बार आपको यूट्यूब वीडियोस में या और भी कई किताबों में इस तरह के फिगर मिलेंगे। दिस गिव्स यू अ रॉन्ग नोशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी। ऐसे नहीं होती साउंड इंटेंसिटी। हालांकि आपको ये बताया जाता है और आप रट लेते हो कि भाई साउंड की पावर ले लो और उसको किसी भी सरफेस एरिया से या मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर लो। वो सरफेस एरिया हो सकता है रेक्टेंगुलर हो, कुछ भी हो। नहीं, ऐसा क्यों? ये गलत क्यों हो गया? ये गलत इसीलिए हो गया क्योंकि किस तरह से साउंड प्रोपेगेट करती है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे कि अब मैंने एक मुंह से निकलते हुए साउंड की बात बताई, अब उसको थोड़ा सा और अपन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में लेके आते हैं। आप एक एज्यूम करो कि एक पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स एयर के अंदर साउंड प्रोड्यूस कर रही है। अब आप मेरे को बताओ, क्या ये साउंड सिर्फ इस दिशा में चलेगी क्या? क्या ये नीचे को नहीं जाएगी? क्या ये ऊपर को नहीं जाएगी? क्या ये पीछे की तरफ नहीं जाएगी? क्या ये इधर से निकल के स्क्रीन की तरफ, आपकी तरफ, और स्क्रीन के अंदर उस तरफ नहीं जाएगी? क्या एक एंगुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगी? द साउंड विल प्रोपगेट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स in a spherical fashion
ऑल अराउंड इटसेल्फ। समझ रहे हो? जैसे एक स्पीकर है एक कमरे में, उस स्पीकर के सर के ऊपर चले जाओ, उस स्पीकर के नीचे के लेवल में चले जाओ, एक लेवल तहखाने में चले जाओ, उसके सामने खड़े हो जाओ, उसके पीछे खड़े हो जाओ, डायगोनली खड़े हो जाओ, आप एक साउंड सोर्स से किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको सब जगह साउंड सुनाई देती है। डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट कि साउंड ट्रैवल कैसे करती है? वो सिर्फ एक लाइन पे ट्रैवल नहीं करती कि जैसे आपने साउंड के सामने एक रेक्टेंगल लगा दिया तो उस रेक्टेंगल में से कितनी साउंड की पावर बाहर आ रही है वो इंटेंसिटी हो गई। नो, sound always travels outwards from the source of sound in a spherically expanding bubble। ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? यस सर। ठीक है। तो अब ये बात आती है कि अगर साउंड जो है वो एक स्फेरिकल फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है बाहर, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका साउंड सोर्स यहां है, तो आप ये अज्यूम करो कि एक स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर लिया है और उस स्फीयर पे आपका कान रखा हुआ है। इस स्फीयर की सरफेस पे आपका कान है, यानी कि एक स्पीकर यहां पे खड़ा है, यहां पर एक स्पीकर खड़ा है, और आप उससे आर डिस्टेंस पर आपका कान है, या फिर आप उसको रिसीव कर रहे हो। तो बेसिकली साउंड का जो बबल है वो एक आर रेडियस के स्फीयर के फॉर्म में आपके कान तक पहुंचा है। अब अगर आप ये बात करो कि मेरे कान पर इस साउंड की कितनी इंटेंसिटी पड़ रही है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो साउंड सोर्स की जो पावर है वो W कितनी है। तो पावर जो है वो तो सोर्स पे मेजर होती है, तो आपको पावर मिल गई। अब बात आती है सरफेस एरिया की। अब आप ये पूछ रहे हो कि कितने सरफेस एरिया से मेरे पास में ये आ रही है, तो ये जो सरफेस एरिया है ये एक बबल के ऊपर इस तरीके से एक यूनिट एरिया लेना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो अब यूनिट एरिया तो किसी बबल पे लो, चाहे एक रेक्टेंगल का ले लो, वो तो एक यूनिट है। तो आपको ये सरफेस एरिया एसेंशियली कौन सा रखना पड़ेगा? आर रेडियस के एक बबल का जो एक्सटर्नल सरफेस एरिया है वो लेना पड़ेगा। तो अब मेरे को ये आप अपनी स्कूल की मैथमेटिक्स की नॉलेज यूज करके बताओ, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ बबल और अ स्फीयर? एक स्फीयर की एक्सटर्नल सरफेस एरिया का मान कितना है? 4πr²। वेरी गुड, इट इज 4πr²। तो कभी भी अगर आपको इंटेंसिटी निकालने की बात करता है कोई साउंड की, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है? साउंड की पावर सोर्स पे नाप कर आओ और ये पता करो कि कितने वॉट्स पर वो सोर्स साउंड एमिट कर रही है। उसको डिवाइड करो, सुनने वाला साउंड से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है लेटस से। ठीक है। तो आर दूरी पर है तो नीचे का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा? वो 4πr² हो जाएगा। दिस इज हाउ इंटेंसिटी इज मेजर्ड। ये है इंटेंसिटी। ठीक है। और ये जो अभी मैंने आपको फैक्ट एक्सप्लेन किया है, इससे रिलेटेड भी आपके आरटीयू में क्वेश्चंस आते हैं। ये अब मैं आपको आगे आने वाले कुछ लेसन्स में आरटीयू के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा साउंड में से, तब आपको ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने समझाया है साउंड इंटेंसिटी और साउंड पावर के बीच में मेजरमेंट का क्या राज है, कि सरफेस एरिया इंटेंसिटी को नापने के लिए हमेशा 4πr² होती है। वो कभी भी एक रेक्टेंगल का एरिया नहीं हो सकता। इट मस्ट बी द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बबल। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया क्या? इंटेंसिटी कैसे एक्चुअली नापी जाती है साउंड पावर की? यस सर। यस ठीक सर। है। अब अपन इससे आगे बात चलाते हैं। अपन यहां पर आ गए थे कि साउंड इंटेंसिटी लेवल का मतलब इंटेंसिटी को मेजर करना है डेसिबल्स में। ठीक है। अब एक दूसरा फॉर्मूला और आ जाता है कि भाई मेरे को ये पता है एक पॉइंट पे सोर्स बन चुका है और उससे आर दूरी पर एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर का कान है। अब इस कान पर अगर मेरे को इंटेंसिटी निकालनी हो तो मेरे को साउंड सोर्स का पावर चाहिए
और उसको मैं डिवाइड करूंगा 4πr² से। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ गया कि भाई हमें पावर नहीं पता, फिर इंटेंसिटी कैसे निकलेगी? अब यहां पर एक दुविधा आ गई। आपको क्या है, साउंड सोर्स का पावर नहीं पता, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। तो जब W नहीं पता तो नीचे 4πr² से डिवाइड तो कर लोगे, लेकिन जब W नहीं पता तो I कैसे निकलेगा? तो आपने पूछा कि चलो W नहीं पता, तो क्या मुझे प्रेशर बता सकते हो क्या, कि यहां पर कान के पास में साउंड का कितना प्रेशर आ रहा है? तो बोला कि हाँ ये बता सकते हैं आपको। तो बोला चलो नाप के बता दो। अब प्रेशर कहाँ पे नाप रहे हो? प्रेशर सोर्स पे नहीं नापती है, प्रेशर डेस्टिनेशन पे नापती है। इंटेंसिटी कहाँ पे नपती है? सोर्स पे नपती है कि डेस्टिनेशन पे नपती है? बताओ। सोर्स पे। नो, इंटेंसिटी भी डेस्टिनेशन पे नपती है। डेस्टिनेशन पावर कहाँ पे नपती है? सोर्स पे नपती है कि डेस्टिनेशन पे नपती है? पावर कहाँ पे नापी सोर्स जाती है? पावर सोर्स पे नापी सोर्स जाती है। पे। प्लीज रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज द सेम एवरीवेयर, डेस्टिनेशन पे भी और सोर्स पे भी, अनटिल एंड अनलेस वो इंटरगैलेक्टिक डिस्टेंस हो जहां पर रेड शिफ्ट वगैरह हो जाता हो। तो ये सब मैं अभी थोड़ा सा वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर चला गया, जिसके अंदर रेड शिफ्ट वगैरह आपको याद हो या नहीं हो, आप एक बार इंटरेस्टिंग फिनोमेना है देख लेना। तो उसमें क्या है, लाइट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो खूब डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में चेंज हो जाती है। लेकिन साउंड जो है वो अपन आसपास की चीजों की बात कर रहे हैं, धरती पे खड़े होके इधर से चिल्लाया उधर सुनाई दिया, तो उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई चेंज नहीं होता। तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज है जो कि सोर्स पे और डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। अब कौन कौन सी चीजें रह गई साउंड की? पावर रह गया, इंटेंसिटी रह गई, प्रेशर रह गई। ये चीजें कहाँ कहाँ पर मेजर की जाती है ये भी क्लियर होना चाहिए। पावर एक ऐसी चीज है साउंड की जो हमेशा साउंड को प्रोड्यूस करने वाले सोर्स के ऊपर जाके नापी जाती है। आप पावर को किसी एक दूसरी जगह पे जाकर के नहीं नाप सकते। पावर इज ऑलवेज मेजर्ड एट द एमिटिंग सोर्स। साउंड की जो प्रेशर है और साउंड की जो इंटेंसिटी है वो हमेशा डेस्टिनेशन पे जाके नापी जाती है। ये बोलते हैं कि हाँ भाई तू वहां से चिल्ला, मैं यहां पर खड़े होकर के प्रेशर नापूंगा। तो प्रेशर जो है वो अलोंग द लाइन हर जगह पे अलग अलग है। तो साउंड की प्रेशर जो है वो यहाँ पर आकर के चेंज हो रही है। साउंड की प्रेशर यहाँ पर अलग है, साउंड की प्रेशर यहाँ पर अलग है, सोर्स पर अलग है। तो साउंड का प्रेशर या साउंड प्रेशर लेवल जो है दैट इज ऑलवेज मेजर्ड एट डेस्टिनेशन। उसी तरह से इंटेंसिटी इज ऑलवेज मेजर्ड एट डेस्टिनेशन। ठीक है। अच्छा, मैं एक अब इसी से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर एक पॉइंट सोर्स लिया और मैंने बोला उससे थोड़ी सी दूर जाके खड़े हो जाओ, कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे, और यहां पे अपना कान लगा करके सुनो। एक दूसरे जने को बोला आप थोड़ा और दूर जाओ, वही सोर्स है साउंड का, लेकिन वो कितनी दूर है? वो कैपिटल R दूरी पर है, और बोला कि आप अपने कान से यहां पर सुनो। कोई एक जना जिसको कॉन्फिडेंस हो इस क्वेश्चन में, माइक्रोफोन ऑन करके मेरे को ये बताना, क्या इस जने को इस सेम सोर्स की जो इंटेंसिटी सुनाई दे रही है और इस जने को इसी सेम सोर्स की जो इंटेंसिटी सुनाई दे रही है, क्या ये सेम है क्या? नो सर, अलग है सर। क्यों अलग है? डिस्टेंस क्योंकि सर वेरी। डेस्टिनेशन पॉइंट्स अलग है ना दोनों के। डेस्टिनेशन पॉइंट्स अलग होने से नहीं, डेस्टिनेशन पॉइंट्स की दूरी अलग होने से। हाँ डिस्टेंस मतलब वही डिस्टेंस। है ना? अगर मैं एक तीसरे जने का कान यहां पर फिक्स कर दूं तो ये भी स्मॉल r डिस्टेंस पर है, इन दोनों को सेम इंटेंसिटी सुनाई देगी। इसको और इसको सेम इंटेंसिटी सुनाई देगी साउंड की, इसको अलग सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि इसका स्फेरिकल बबल का रेडियस अलग है। ठीक है। तो पावर तो सेम होगी इन तीनों ऑब्जर्वर्स के लिए, लेकिन इस पावर को डिवाइड करने वाला जो सरफेस एरिया है
वो 2 जनों के लिए तो 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर है, और इस वाले जने के लिए वही सेम W है, लेकिन डिवाइड जो हो रहा है वो 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर है। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. तो अब इस डिस्कशन को एक बार जल्दी से रैप अप कर लेते हैं। सोर्स से जितनी दूरी बढ़ेगी उसका प्रेशर चेंज होता है, उसकी इंटेंसिटी चेंज होती है साउंड की। पावर सेम ही रहती है, लेकिन पावर हमेशा सोर्स पर ही नापी जाती है, उसके लिए कोई डेस्टिनेशन पे नापने का तुक नहीं बनता। डेस्टिनेशन पर आपकी इंटेंसिटी नापी जाती है, प्रेशर नापी जाती है, फ्रीक्वेंसी सब जगह सेम है। ठीक है, तो साउंड की 4 चीजों के बारे में ये जो जगलरी हो गई, या जो आपको कॉन्सेप्ट्स थे, ये मेरे ख्याल से अब आपके क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी चीज कहाँ नापी जाती है, कौन सी चीज कैसे डिस्टेंस के साथ चेंज होती है, कौन सी चीज डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होती। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पे कि भाई मेरे पास में एक साउंड का सोर्स है, और मैं साउंड के सोर्स से आर डिस्टेंस पे खड़ा हूं, मेरे को इस साउंड सोर्स की पावर नहीं पता, और मैं यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी नापना चाहता हूँ। क्या करूँ? W नहीं पता, W पता हो जाए तो W डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर कर दूंगा। तो इंटेंसिटी का एक दूसरा फॉर्मूला और होता है, विच इज पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो इंटू पी। अब ये आपको और याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स में और आगे के डेरिवेशंस में काम आती है। ये कहता है कि अगर आपको इंटेंसिटी के लिए पावर नहीं पता तो प्रेशर लेके आ जाओ, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक बार डायमेंशनल एनालिसिस करके देख लेते हैं अपन, जस्ट फॉर इंटरेस्ट, कि क्या पी स्क्वायर बाय रो वी। हालांकि ये टास्क मैं आपके ऊपर भी छोड़ सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल है, इवन इसका डायमेंशनल एनालिसिस भी मुश्किल नहीं है बट टिपिकल है। अच्छा, इंटेंसिटी की मेरे को एसआई यूनिट बता दो कोई। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी? Watts per meter square. पर मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। वॉट्स का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। Yes, sir. और एनर्जी की यूनिट को क्या मैं फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख सकता हूं क्या? यस सर। तो न्यूटन इंटू मीटर तो एनर्जी हो गई, इसको मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूं सेकंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड तो वॉट्स हो गया ना मेरा। यस सर। अब ये नीचे मीटर स्क्वायर बैठा है, उसको यहां पर बैठा देता हूं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर सेकंड। ये फिक्स हो गई आपकी इंटेंसिटी की यूनिट। ठीक है, अब इसको देखो, आपको ये बताया गया कि इंटेंसिटी को प्रेशर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो इंटू वी भी किया जा सकता है। प्रेशर की यूनिट बताओ। Newton per meter square. तो अगर प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो प्रेशर का पावर 2 कितना हो जाएगा? Newton square by meter is raised to power 4. ये तो हो गया पी स्क्वायर। रो होता है एयर की डेंसिटी, ठीक है, मास डेंसिटी ऑफ एयर। तो रो की यूनिट कैसे लिखूंगा मैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। Meter cube. ठीक है, और v जो है वो है वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रोपगेशन इन एयर। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? मीटर Per second. पर सेकेंड। अब मीटर क्यूब से इसको कैंसिल कर दिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं, ये हो गया न्यूटन का स्क्वायर Per kilogram meter square. डिवाइडेड बाय मीटर का 1 मीटर रखा। ठीक है, अभी मैं इसको कंबाइन नहीं कर रहा, फिर 1 किलोग्राम है, फिर 1 Second. मीटर पर सेकेंड भी है। ठीक है, अब देखो, अब एक काम और कर रहा हूं मैं, इस मीटर पर सेकंड के साथ में 1 सेकंड ऊपर मल्टीप्लाई किया और 1 सेकंड नीचे मल्टीप्लाई किया। ये कर सकता हूं क्या?
भाई ऊपर और नीचे दोनों सेकंड से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर तो सेकंड बैठ गया, नीचे सेकंड स्क्वायर हो गया। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. क्वांटिटी क्या है बताओ? Acceleration. Velocity. नो, Oh, acceleration, acceleration. दिस इज एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? Force. फोर्स होता है। Force. फोर्स की यूनिट न्यूटन है, Newton. तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं एक n से रिप्लेस कर सकता हूँ। Yes, sir. ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज कैंसिल हो गई एक न्यूटन के साथ में। ठीक है, तो कुल मिला के इंटेंसिटी की यूनिट अब क्या रह गई? न्यूटन ऊपर रह गया, नीचे एक मीटर रह गया और एक सेकंड रह गया। सेम यूनिट एज वॉट पर मीटर स्क्वायर। देखा आपने? Yes, sir. तो ये एक चीज आपको सिर्फ मैंने एक जनरली एक बहुत सिंपल से प्रूफ से समझा दिया कि इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर भी है और इंटेंसिटी प्रेशर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड एट एयर भी है। ठीक है, तो पी स्क्वायर बाय रो वी अब आपको याद रखना है। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है कि हियर प्रेशर इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ साउंड प्रेशर। ठीक है, अब ये रूट मीन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले एक बार देखें कितने जने सुन रहे हैं। अभी 2 ही जने हैं, युगल और पिनाक ही सुन रहे हैं, बाकी लोग चले गए। आप लोग ज्यादा हैवी तो नहीं फील कर रहे इस डिस्कशन पे? आर यू कंफर्टेबल विद दिस? Yes, sir. No, sir. ठीक है, इंटेंसिटी पी स्क्वायर बाय रो वी तो है। आपको एक चीज और यहां पर ध्यान रखनी है। रो क्या लेते हैं अपन? इट इज द डेंसिटी ऑफ एयर एट एनटीपी। ये एनटीपी आपने कहीं सुना है क्या? व्हाट इज एनटीपी? एक एसटीपी भी सुना होगा। Number of. Normal temperature pressure. यस, एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। Temperature and ठीक है, pressure. ये दो ऐसे टर्म्स हैं जो कि इंटरनेशनल तरीके पे एक्नॉलेज्ड हैं। इसको पूरे संसार में एक ही वैल्यू पे नापा जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर आपसे कोई पूछे तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट इज एनटीपी। तो आपको सीधे सीधे जवाब देना है, नॉर्मल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और नॉर्मल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर which is equal to 101.325 किलो पास्कल्स। आप सिंपली ये भी बोल सकते हो कि 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द नॉर्मल प्रेशर टेकन इन एनटीपी। तो एनटीपी की 2 यूनिट्स याद रखनी है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो डेंसिटी हवा की कब नापी जा रही है, कहां पर नापी जा रही है? ये रो जो है, ये डेंसिटी तो आपके पूरे धरती पे अलग अलग जगह पे हवा की डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो डेंसिटी कहाँ नापनी है आपको? एनटीपी पे नापनी है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड भी एनटीपी पे नापनी है। अब ये 2 वैल्यूज आपके सामने आ गई कि डेंसिटी ऑफ एयर एट एनटीपी कितनी आती है? 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब निकलेगी। वेलोसिटी ऑफ एयर एट एनटीपी कितना निकल के आता है? 343 मीटर पर सेकंड निकल के आएगी। ये दोनों वैल्यूज रट लेनी है। ठीक है, अब आपने क्या कि भाई आपके प्रेशर के स्क्वायर को इन 2 कांस्टेंट क्वांटिटीज से ही तो डिवाइड करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है उसको रट लो। वही अपन ने यहाँ पे किया कि रो एट एनटीपी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी एट एनटीपी विल बी 415 और इसकी यूनिट हो जाएगी, देखो डेंसिटी और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 1 सेकेंड और आएगा इसमें। ठीक है, नीचे 1 सेकेंड और आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दिस रो इनटू वी is also called as the characteristic impedance of the medium. एयर क्या है? एयर आपके साउंड के ट्रैवल करने का मीडियम ही तो बन रहा है। It is a measure of opposition to longitudinal wave motion.
ये रो इंटू वी जो है, जो आपके प्रेशर के स्क्वायर के साथ में डिवाइड हो रही है यहाँ पर, ये चीज आपके मीडियम की रेजिस्टेंस को दर्शाता है। तो रो इंटू वी आपके मीडियम का जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके मीडियम के अंदर से साउंड का ट्रैवल करना मुश्किल बनता जाएगा। और जितना आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस यानी रो वी की वैल्यू कम होगी, उतना ही ज्यादा आपका साउंड वेव आराम से ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, ये अपनी चीजें हो गई। अब ये रूट मीन स्क्वायर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं अभी थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। इसके ऊपर अपन अगर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो इसमें अपने 15 मिनट और खराब होंगे। अपन आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या कवर कर लिया। आज के लेक्चर में अपन ने ये देख लिया, डेसिबल स्केल देखा। डेसिबल स्केल को लेकर के अपन ने साउंड पावर लेवल बनाई। साउंड पावर लेवल में पावर की रेफरेंस याद कर ली। उसी तरह से अपन ने साउंड इंटेंसिटी लेवल बनाई और इंटेंसिटी की रेफरेंस याद कर ली। फिर एडिशनली ये भी सीख लिया कि इंटेंसिटी को पी स्क्वायर बाय रो वी से भी बता सकते हैं, और उसमें रो इंटू वी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है, और नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे एयर का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस 415 निकल के आता है। इसको रट लिया अपन ने। अब अपना एक साउंड प्रेशर लेवल और रह जाता है, इसको अपन कवर कर लेते हैं। ठीक है, और आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो साउंड प्रेशर लेवल के लिए क्या किया, सबसे पहले आपको दो चीजें और ध्यान रखते हैं। साउंड प्रेशर लेवल की जैसी बात की, आप बोलोगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये भी पहली जैसी बात है। प्रेशर लेके आ जाओ, प्रेशर की रेफरेंस वैल्यू बता दो, इस रेशियो का लॉग टू बेस 10 ले लो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यही है ना, इतने डेसिबल साउंड का प्रेशर बन जाएगा। और इसको आप कह दोगे कि ये है हमारा एस पी एल, यानी कि साउंड प्रेशर लेवल, और इसको एक एब्रिविएशन भी दे दोगे, एल सफिक्स पी। आपने दो एब्रिविएशन पहले ही सीख लिया है। एल सफिक्स डब्ल्यू सीख लिया, ये साउंड पावर लेवल है। एल सफिक्स आई सीख लिया, ये साउंड इंटेंसिटी लेवल है। और अब एक एल सफिक्स पी और बना लो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जिस तरह से अभी अपन ने ये बना लिया, बाकी दोनों की तरह देखा देखी, ये ऐसे नहीं होता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, सिंस ह्यूमंस डू नॉट फील ऑडिटरी प्रेशर बट ऑडिटरी इंटेंसिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। अब यहां पर एक छोटी सी फैक्ट आपके डेरिवेशन के बीच में आ गई। ये बोलती है कि भाई प्रेशर जो है, ये ह्यूमन बीइंग्स साउंड के प्रेशर को परसीव ही नहीं कर पाते। वो परसीव किस चीज को करते हैं? इंटेंसिटी को परसीव करते हैं। तो जो नपती है, यानी कि इवन आपके फीलिंग्स में भी जो आप मेजर करते हो कि यार साउंड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो आप उसके प्रेशर को नहीं नापते हो अपने ब्रेन में, आपका ब्रेन उसकी इंटेंसिटी को नापता है। तो इसीलिए क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो प्रेशर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये देख लो, ये अपने पास फॉर्मूला है ही, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रेशर। तो अपन क्या करते हैं कि साउंड प्रेशर लेवल जो कि SPL है, उसको क्या करते हो आप, P बाई पी रेफरेंस ना लेकर के 10 लॉग टू बेस 10, ये सब तो सेम ही है, लेकिन यहां पर P बाई पी रेफरेंस करने की बजाय P स्क्वायर बाई पी रेफरेंस का स्क्वायर रख देते हो। बस एक ये फर्क है। तो एल आई क्या है? दिस इज 10 log to base 10 any intensity divided by reference intensity। साउंड पावर लेवल क्या है? वेरी इजी, जस्ट लाइक द वन बिफोर, 10 log to base 10 any sound power divided by reference sound power। लेकिन साउंड प्रेशर लेवल कैसे बनाओगे? दिस इज 10 log 10, यहां तक तो सेम है, लेकिन यहां पर P बाई पी रेफरेंस लिखने की बजाय P स्क्वायर बाय पी रेफरेंस स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों?
ये आपने चूज किया है साउंड प्रेशर को ऐसे लिखने के लिए, ये ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। आप चाहो तो एक पी बाई पी रेफरेंस करके एक अपनी यूनिट बना सकते हो, लेकिन साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि प्रेशर तो कभी नाप ही नहीं सकता ह्यूमन बीइंग, और ना ही उसको फील होता है, तो इसीलिए इंटेंसिटी फील जो कर सकता है वो उसकी यूनिट लो आप, तो इसीलिए पी का स्क्वायर लिया गया है यहाँ पे, ये जानबूझ करके रखा गया है। तो एल पी को थोड़ा सा अलग बनाया इन्होंने एक लॉजिक यूज करते हुए। अब यहाँ पर एक सिंपल मैथमेटिक्स और लगती है। मेरे को एक चीज बताओ, लॉग की ये नियम किसको याद है? लॉग के नियम भी यहाँ पर आपके काफी सारे क्लियर हो जाएंगे। लॉग ऑफ ए रेस टू पावर बी, क्या ये बी लॉग ए नहीं है? B log A. Yes, sir. B. तो अब मेरे को ये बताओ कि लॉग ऑफ पी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर में ये जो स्क्वायर है इसको मैं बाहर ले जाता हूँ, होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो अब ये क्या हो जाएगा एल पी, ये बताओ मेरे को। क्या मैं 20 log की बार log base 10 into P by वेरी P गुड, reference. ये जो पावर 2 है ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 10 का हो जाएगा 20, लॉग का बेस तो वही सेम रहेगा, और अब आपके पास में आ गई P अपॉन P रेफरेंस। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर साउंड प्रेशर लेवल, SPL बोल लो चाहे LP बोल लो आप। ये क्लियर हो गया? तो अब देखो, साउंड इंटेंसिटी लेवल 10 log 10 I by IR, साउंड पावर लेवल 10 log 10 W by WR, साउंड पावर प्रेशर लेवल 20 log 10 P by PR। बस एक यहाँ पर ये फर्क आ गया। ये क्लियर हो गया आपको? ये आपको याद भी रखना है कि LI LW और LP में क्या क्या फर्क है। क्लियर हो गया? और किस कारण से है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अब एक फाइनल चीज और आज के लिए, कि आपके पास में फाइनल ये फॉर्मूला आ गया, ये देखो LP इज इक्वल टू 20 log 10 P by P रेफरेंस। ऐसा क्यों हुआ ये पता लग गया आपको। P रेफरेंस की वैल्यू और याद रख लेनी है, ये थोड़ा सा अलग है। I रेफरेंस कितना था बिना देखे बताओ? 10 to the power minus 12. 10 to the power 10 to power minus 12 watt per meter Watt per square। meter square. पावर की रेफरेंस यूनिट कितनी है या रेफरेंस वैल्यू कितनी है? 10 to the ये भी power 10 to power minus 2, ये दोनों तो सेम है। प्रेशर की जो रेफरेंस वैल्यू है ये कौन सी ली जाती है कि सबसे मिनिमम साउंड प्रेशर कितना है जो ह्यूमन ईयर परसीव कर सकता है, वो पता किया गया है 2 into 10 to power minus 5 पास्कल्स है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली 0.00002 पास्कल्स। इससे कम प्रेशर पे अगर साउंड आपके कान पे पड़ रही हो तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। मतलब इससे तो ज्यादा प्रेशर, कम से कम साउंड के प्रेशर की होनी चाहिए जो आपके ईयर ड्रम्स को पुश कर सके। इससे कम प्रेशर पे आवाज नहीं आती आपको। ठीक है, तो इसलिए पी रेफरेंस ये हो गया, ये याद भी रखना है। यहां तक की बातें आज आपने पूरी एब्जॉर्ब कर ली और क्लियर हो गया आपको? इज एवरीथिंग अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज का लेक्चर अपन यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में आप प्लीज आना, थोड़ा सा परेशानी मैं समझता हूँ होती है, एक एक घंटा आपको सुनना पड़ता है लेक्चर घर पे बैठ के भी, बट इसके अलावा अपने पास कोई चारा नहीं है। पढ़ाई करने का मतलब यू हैव टू लिसन टू समबडी एंड हु इज डिलीवरिंग द लेक्चर्स। ठीक है, तो ये कष्ट उठाओगे तो आपका नॉलेज अच्छा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन ये चीजें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुकी है, रिलेशनशिप बिटवीन SWL, SIL एंड SPL। ये रिलेशंस डिराइव करेंगे, और अगर अपने पास और टाइम रहा तो न्यूमेरिकल्स वगैरह पे भी आएंगे। अभी इसमें काफी चीजें सिखाने को हैं, तो आप लोग हो सकता है 2-3 लेक्चर और लगे अपने, बट यू स्टिक विद द लेक्चर्स रेगुलरली। ठीक है, Yes, sir. चलो, ओके, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.